वेलकम टू लीगल बेसिक। आज का टॉपिक है ऑर्डर 21 रूल 33 34 ऑफ द सीपीसी 1908 जो मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन के अंदर आता है। मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन में मेरा ये आखिरी है टॉपिक क्योंकि इससे पहले मैंने जो मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन के अंदर जितने भी रूल्स आते मैंने वीडियो बना रखा। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दे दूंगा, आप इसको देख सकते हो और जैसे मैंने उसको समझाया एग्जाम्पल से आप एक बार उसको रेफर कर सकते हो। ठीक है, लेट्स ऑर्डर 21 रूल 33 सीपीसी 1908। देखिए ये बात करता है डिक्री फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। कंजुगल राइट्स किसकी बात आती है? हस्बैंड और वाइफ पे बात आती है। ठीक है, जो कि डिफाइन किया गया सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट पे। देखिए रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का क्या मतलब होता है? देखिए जब शादी होती है हस्बैंड वाइफ की, किसी न किसी बात पे वाइफ घर छोड़ के चली जाती है या हस्बैंड घर छोड़ के चला जाता है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जैसे हस्बैंड घर छोड़ के चला गया तो वाइफ क्या करती है, सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट का केस डालती है और वो कोर्ट से रिक्वेस्ट करती है कि जनाब इनको आप बोलो मेरे घर पे मेरे पास वापस आए और जो भी मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप है हमारा उस रिचुअल्स को वो फॉलो करे दोबारा। ठीक है, तो दैट इज डिफाइंड इन सेक्शन 9 ऑफ द कंजुगल राइट्स। तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का मतलब है कि अगर हस्बैंड घर छोड़ के चला गया या वाइफ घर छोड़ के चली गई तो ऑनरेबल कोर्ट के अंदर जाके आप सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट का केस डालते हो और उसके बाद कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हो कि वो वापस हमारी मेरी जिंदगी में आए और जो मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप है उसको फॉलो किया जाए। इसका इसको कहते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का मतलब क्लियर है? जब तक मैं आपको रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का मतलब नहीं समझा पाऊंगा तब तक वो ऑर्डर 21 रूल 33 ऑफ द सीपीसी नहीं समझ पाओगे। ठीक है, लेट्स गो बाय नेक्स्ट स्लाइड। देखिए ऑर्डर 21 रूल 33 सीपीसी सब रूल 1 to 4 सीपीसी 1908 क्या कह रहा है? Notwithstanding anything in Rule 32, the court either at the time of passing a decree against a husband for the restitution of conjugal rights or at any time afterwards may order that the decree shall be executed in the same manner provided in this rule. देखिए हस्बैंड घर छोड़ के चला गया, वाइफ ने सेक्शन 9 का केस डाला, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि आप वापस आओ अपने वाइफ के पास रहो, वो नहीं बात मान रहा तो कोर्ट ने उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर दी। कैसे अटैच कर दी? यही है ऑर्डर 21 रूल 33, प्रॉपर्टी उसकी अटैच कर दी। ठीक है, प्रॉपर्टी अटैच कर देंगे तो क्या पता वापस आ जाए, लेकिन साथ ही में कोर्ट एक और काम करती है जो कि सब रूल 2 के अंदर डिफाइन किया। सब रूल 2 क्या कहता है? वेयर द कोर्ट हैज मेड एन ऑर्डर अंडर सब रूल 1 it may order that in the event of the decree not being obeyed within such period as may be fixed on this behalf, the judgment debtor shall make to the decree holder such periodical payment as may be just. देखिए कोर्ट ने तो उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर दी। सेकंड क्या कह रहा है सब रूल 2? कोर्ट ने तो उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर दी, उसके बाद भी कोर्ट ने उसको स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है और कोर्ट को लगता है कि 2-3 महीने वेट कर लेते हैं, अगर नहीं मानता है वो तो साथ में उसको मंथली ऑर्डर देने का प्रावधान कर लेते हैं कि आपको महीने का 5,000 या 10,000 जो भी जैसा भी उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उस हिसाब से कोर्ट उसको मंथली जो मेंटेनेंस है वो वाइफ की तरफ बांध देता है कि आप उसको अपनी वाइफ को 5 से 10,000 रुपए जो भी बनता है आप दोगे। दैट इज सब रूल 2। वो घर छोड़ के चला गया, उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच कर ली तो कोर्ट ने साथ साथ उसका मंथली पेमेंट भी बांध दिया कि आप खर्चे के लिए वाइफ को 10,000 रुपए दोगे। ये एग्जाम्पल के तौर से मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब सब रूल 3 क्या कहता है? द कोर्ट में फ्रॉम टाइम टू टाइम वेरी और मॉडिफाई एनी ऑर्डर मेड अंडर सब रूल 2 फॉर द पीरियडिकल पेमेंट ऑफ मनी आइदर बाय अल्टरिंग द टाइम्स ऑफ पेमेंट और बाय इंक्रीजिंग और डिमिनिश द अमाउंट और बाय टेम्परेली सस्पेंड द सेम। मतलब अब मान लीजिए जब मेंटेनेंस बांधा 5,000 रुपए तब उसकी कमाई थी 25,000 रुपए। 6-7 महीने बाद वाइफ को पता चला कि इसकी कमाई तो 2 लाख रुपए, तब 10,000 से क्या होगा? तो उसने कोर्ट से रिक्वेस्ट करी, एविडेंसेस दिए तो कोर्ट ने 10,000 का जो मेंटेनेंस था वो 20,000 कर दिया, 25,000 कर दिया, तो ये तो हो गया इंक्रीज बन गया। अब जजमेंट डेप्टर कौन है? उसका हस्बैंड है। वो कहता है सर मैं तो बर्बाद हो गया, कंकाल हो गया, मेरे में तो जॉब भी नहीं रही, मेरे पास तो खुद खाने के लिए पैसे नहीं, मैं इसको कहां से खिलाऊंगा? तो ऐसे केसेस में मेंटेनेंस डिक्रीज भी हो सकता है या खारिज भी हो सकती है। दैट इज अ सब रूल 3। सब रूल 4 क्या कहता है? Any money ordered to be paid under this rule may be recovered as though it were payable under a decree for the payment of money. देखिए जब मैंने बताया ना जब 5,000 बना है मेंटेनेंस या 10,000 या 20,000 25,000 रुपए, अगर जजमेंट डेप्टर कौन है? हस्बैंड, अगर वो उसको पैसा नहीं देता है वाइफ को
तो उसको ऑर्डर 21 रूल 30 ऑफ द सीपीसी की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। आप मेरा पिछले वाला वीडियो देखो, ऑर्डर 21 रूल 30 पे मैंने बनाया हुआ कि अगर जब पैसे देने की बारी आती है, जब पैसा जब नहीं दे पाता है जजमेंट डेप्टर, तो उसको ऑर्डर 21 रूल 30 ऑफ द सीपीसी 1908 जैसा ही ट्रीटमेंट किया जाएगा। दैट इज ऑर्डर 21 रूल 33 ऑफ द सीपीसी 1908। आई एम श्योर गाइस आपको ये स्लाइड में आपको समझ में आई होगी। चलते नेक्स्ट में। ऑर्डर 21 रूल 34 ऑफ द सीपीसी 1908 क्या कहता है? ये बहुत सिंपल है। मैं आपको पहले डेफिनेशन समझाता हूँ, फिर आपको एग्जांपल समझाऊंगा। एक सेकंड आप होल्ड करो, मैं थोड़ा सा पानी पीऊंगा। Where a decree is for the execution of a document or for the endorsement of a negotiable instrument and the judgment debtor neglects or refuses to obey the decree, the decree holder may prepare a draft of the document or endorsement in accordance with the terms of the decree and deliver the same to the court. देखिए, आप हो और एक बिल्डर है, आपने बिल्डर से घर लिया। बिल्डर ने कहा आप 10 लाख रुपए दे दो एडवांस, मैं आपको कागज बना के भेज देता हूँ। कहते हैं ना 2 लाख रुपए एडवांस दे दो, कुछ है ना सर। आपने पेमेंट कर दी, उसने एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बना के दिखाया। अब दो कंडीशन है, या तो उसने कॉन्ट्रैक्ट बना के दे दिया या नहीं दिया। तो सपोज करो नहीं दिया, उसे नहीं दिया बना के, तो तब आप क्या करोगे? तब आप ऑर्डर 21 रूल 34 के अंदर जाओगे और कोर्ट से रिक्वेस्ट करोगे, सर ये मेरा जो पैसा ले लिया इसने, जो घर लेना था, ये डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहा जजमेंट डेप्टर। तो कोर्ट ऐसे केस में उसको बोल सकती है कि आप ड्राफ्ट बना के ले आओ, अगर लॉ के अकॉर्डिंग होगा तो ठीक है, और अगर सही रहा आपका ड्राफ्ट तो मैं जजमेंट डेप्टर को भेज दूंगा। यह है ऑर्डर 21 रूल 34 ऑफ द सीपीसी 1908 सब रूल 1। अब सब रूल 2 क्या कहता है? जब ड्राफ्ट भेज दिया, नोटिस के थ्रू भेज दिया कोर्ट ने, तो कोर्ट ने यह भी कहा है 2 में कि अगर उसकी कोई ऑब्जेक्शन है तो मैं पहले ऑब्जेक्शन जरूर सुनूंगा। हो सकता है कोई ऐसी ऑब्जेक्शन हो जो कि वो डॉक्यूमेंट क्यों नहीं एग्जीक्यूट कर पा रहा, तो कोर्ट तो दोनों तरफ से सुनेगी ना। कोर्ट कभी भी एक का फैसला नहीं सुनेगी, कोर्ट दोनों का ही सुन के ही फैसला करेगी। दैट इज अ सब रूल 2 कि जो उसके ऑब्जेक्शन है वो पहले उसकी बात सुनी जाएगी। ठीक है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो सब रूल 6A है और सब रूल 6B है। 6A क्या कहता है? वेयर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, द कोर्ट और सच ऑफिस ऑफ द कोर्ट एज मे बी ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ बाय द कोर्ट। कहने का मतलब है कि अगर कोर्ट को लगता है कि जो एग्जीक्यूट कराना था डॉक्यूमेंट, उसको रजिस्टर कराना बहुत जरूरी है, तहसीलदार से रजिस्टर कराना बहुत जरूरी है, तो कोर्ट उसको ऑर्डर कर सकता है जजमेंट डेप्टर को कि आप इस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराओ। और 6B क्या कह रहा है कि अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन डिक्री होल्डर कह रहा है कि सर मुझे डर है, आप प्लीज ये डॉक्यूमेंट उसका रजिस्टर कराने का ऑर्डर दो, तो कोर्ट को अगर सही लगता है तो वो ऑर्डर पास कर देगी। दैट इज अबाउट ऑल ऑर्डर 21 रूल 34 ऑफ द सीपीसी 1908। गाइस, मेरे ख्याल से आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन के सारे मैंने टॉपिक्स कवर कर लिए। ठीक है, मैं बहुत ही जल्दी, आप कल या परसों मैं टॉपिक बनाऊंगा कि उसमें डिटेंशन ऑफ प्रिजन पे। तब तक विशिंग यू द लक, ऑल द बेस्ट, और ध्यान से रहिएगा आप लोग, कोरोना का टाइम है। टेक केयर, बाय बाय।